इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण, जी हाँ, और जिसे कहा जाता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट यानी कि आर्थिक दस्तावेज, जिसमें पिछले वित्त वर्ष की समीक्षा की जाती है कि आखिर विकास क्या हुआ, कितना हुआ, यानी कि लेखा जोखा। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आर्थिक सर्वे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया। इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, इस पर अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। इंडिया का सवाल है, जी हाँ, इंडिया का सवाल है, यानी कि कोरोना काल पिछले 3 साल से आप ये समझिए कि हमारी अर्थव्यवस्था को कोरोना काल जैसी विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में आखिर इस काल में कैसे सरकार अपना आर्थिक, जी हाँ, बजट कल पेश करने वाली है, उसी को लेकर आर्थिक सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे आज पेश किया गया। 1950-51 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1964 में इससे बजट के एक दिन पहले पेश करने की एक प्रथा सी आ गई, जिसमें बीते वित्त वर्ष के दौरान क्या हुआ इसकी समीक्षा की जाती है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करेंगी। इस बार बजट चुनावी सीजन में पेश किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 5 राज्यों के लिए कुछ खास घोषणाएं हो सकती हैं। वहीं कोरोना से करा रही आम जनता को इस बजट से राहत की उम्मीद है। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री के पिटारे यानी कि उनकी पोटली से क्या क्या निकलता है, लोग सरकार के बजट से कितना खुश होते हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद होंगे। जी हां, उसमें पूर्व आर्थिक सलाहकार, उसके साथ साथ टैक्स एक्सपर्ट, उनकी राय लेंगे। उससे पहले आप देखिए आखिर क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के एक दिन पहले इसका क्या महत्व होता है, हमारी इस रिपोर्ट में। साल 2022 का बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहे देश को बजट से काफी उम्मीदें हैं। आम आदमी को इस बजट से राहत की उम्मीद है। वहीं इंडस्ट्री सेक्टर को सरकार से मदद की अपेक्षा है। सरकार के सामने एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करने की चुनौती है, तो दूसरी ओर महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं। ये बजट न सिर्फ लोगों की अपेक्षाओं को बल्कि सरकार की क्षमताओं की भी अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए अगले 25 वर्षों के लिए मजबूत बुनियाद पर तेजी से काम कर रही है। इस बुनियाद का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प एक सर्वसमावेशी, सर्वहितकारी, सशक्त भारत का निर्माण और देश की आत्मनिर्भरता है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। वित्त मंत्री 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। नई घोषणाओं का ऐलान होगा। पिछले साल और उससे पहले भी वित्त मंत्री ने आम आदमी के जीवन को सरल बनाने और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कई घोषणाएं की थी। इनमें हेल्थ, एजुकेशन से लेकर बिजनेस के लिए बड़े ऐलान किए गए थे। अलग अलग सेक्टरों की मांग और आशाओं के बीच अब बजट पेश होने की घड़ी नजदीक है। किस सेक्टर को क्या मिला, किसकी आशाओं पर पानी फिरा, वो 1 फरवरी को पता चल जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की थी। ऐसे में इस बार कोरोना के नए वेरिएंट के साए से प्रभावित अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए वित्त मंत्री की ओर से बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। मैं आप देखेंगे कि 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार के बजट प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी है। एक लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रिएट करेंगे। उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए, उसके अंदर जो गरीब है उसको राहत चाहिए, उसके अंदर उसकी स्पेंडिंग जो कैपेसिटी वो बढ़ाने की जरूरत है। सारे पहलुओं का ध्यान रख करके और जो स्ट्रेस के जो 2 वर्ष कोरोना के निकले हैं, उसके अंदर भी बढ़िया से बजट प्रस्तुत करने का काम वित्त मंत्री महोदय ने किया है। तो एक दिशा है इसकी, और ये बजट कल का भी जो बजट है उसी दिशा के अंदर निश्चित रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे इंडिया को मोदी सरकार बजट में क्या गिफ्ट देती है, ये देखना होगा। इस बार का बजट चुनावी मौसम में आ रहा है। बजट पेश होने के 9 दिन बाद ही उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। माना जा रहा है इन राज्यों का बजट में खास ध्यान रखा जाएगा। कुछ लोक लुभावन घोषणाएं भी की जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
बजट आया रे, चुनाव से पहले कुछ न कुछ लाया रे। जी हां, इस पर हम चर्चा करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर। जी हां, बड़ी खबर ये, प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमारे संवाददाता नमित त्यागी से बात की नोएडा में। आखिर क्या बात हुई, आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं। हमारे साथ यूपी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जी। प्रियंका जी, आज आप नोएडा में आई हैं, संकरी गलियों में भी आई हैं, क्या माहौल देख रही हैं? आप बताइए, आपको क्या दिख रहा है? इस बार तो जलवा है। तो मुझे लग रहा है कि जनता बहुत उत्सुक है, और मैं जानती हूँ कि जनता इसलिए उत्सुक है क्योंकि हम उनकी बात कर रहे हैं। हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, भटकाने वाली बातें नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विकास की बात होनी चाहिए। चुनाव के दौरान जितना भी प्रचार है विकास पे हो, नेता बताएं, सरकार बताए कि क्या किया है जनता के लिए। जनता यही पूछ रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो कहीं रेस में ही नहीं है। अब बीजेपी का काम है कहना, हमारा काम है कार्य करना। हम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज जब आप सुबह मंदिर गई तो बीजेपी के कई लीडर्स का ये भी कहना है कि मंदिर से शुरुआत आखिर आप कांग्रेस को क्यों सोच रही है? उनको क्या मालूम कि मैं जीवन में कितनी बार मंदिर गई हूँ, मेरा धर्म, मैं अपनी धर्म, मेरी आस्था क्या है, उनको क्या मालूम। वो तो उल्टा सीधा कहते हैं, बस उनका काम ही है। उन्होंने धर्म पर, मंदिरों पर उनकी जागीर नहीं है। भगवान सबके हैं, सिर्फ उनके नहीं है। हम यूपी में इस बार जो आपने नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उससे कितना इफेक्ट पड़ सकता है? मेरी आशा है कि महिलाएं समझे कि उनमें शक्ति कितनी है, एकजुट हो जाएं, अपने सवाल उठवाएं, नेताओं को जवाबदेह बनाएं, अपना संघर्ष, अपनी लड़ाई खुद लड़ें। मेरी आशा है, और मैं जानती हूँ कि अगर महिलाएं जागरूक हो जाएंगी और एकजुट हो जाएंगी तो इस देश की राजनीति बदल सकती है। आखिरी सवाल, आपको लगता है पीड़ित महिलाओं को हक मिलेगा इससे? क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा। आप देखिए, जो पीड़ित महिलाएं हैं आज वो विधायकी का चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि उन्हीं विधायकों ने, उसी सत्ता ने उन पर अत्याचार किया है। आज वो कह रही हैं हम अपने हाथों में लेंगे ये सत्ता, और हम उस सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। तो बिल्कुल, प्रियंका गांधी वाड्रा ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा है कि इस बार पीड़ित महिलाओं को भी अपना हक मिलेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, नोएडा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की हमारे संवाददाता नमित त्यागी से ये खास बातचीत। नोएडा पर प्रियंका गांधी आज डोर टू डोर कैंपेन के तहत आई हुई थी, और उसमें उन्होंने कहा, जी हां, न्यूज इंडिया पर कहा कि विकास की बात करते हैं, बात विकास की होनी चाहिए, लेकिन जनाब ये सियासत है जहां पर नेता उल्टा सीधा जरूर बोलेंगे। बढ़ते हैं अपने इंडिया का सवाल की ओर। जी हां, सारे देश की निगाहें इस समय कल हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हैं कि आखिर 11 बजे उनके बही खाते में क्या क्या है। इसी पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि पिछले साल के विकास को लेकर आर्थिक समीक्षा की जाती है, जिसे आर्थिक सर्वे भी कहा जाता है। और आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं, अनुज अत्रे कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल, और कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। आकाश जी, इकोनॉमिक सर्वे, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और इसके अलावा कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके तहत आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री पेश करते हैं। आज वो पेश हो गया। कोरोना काल की विभीषिका 2 साल बाद तीसरा ऐसा बजट है जो कोरोना से जूझते हुए सरकार कल पेश करेगी। आपको क्या लगता है? और मैं चाहूंगा आकाश जी कि आप अर्थशास्त्री हैं, इंडिया का सवाल देख रहे लाखों करोड़ों दर्शक को आर्थिक सर्वे क्या होता है इसके बारे में समझाते हुए आप अपनी बात रखें। यह जरूर है कि यह आर्थिक सर्वे बजट के पहले दिशा दिखाता है कि आखिर बजट कैसे दौड़ेगा। बिल्कुल सही कहा मनीष जी, आपने बहुत सही आपने क्वेश्चन पूछा है, उससे मेरे लिए बोलना बहुत आसान हो जाएगा। एक मेरी प्रार्थना रहेगी शुरू में, 5:30 मुझे एक और चैनल में जाना है, तो मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि मुझे उससे पहले ज्यादा समय दिया जाए बोलने का। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे, वो सबसे पहले तो इकोनॉमी का लेखा जोखा बताता है कि हम कहां खड़े हैं, पिछला साल हमारा क्या गया है, कैसी हमारी परफॉर्मेंस है, क्या हमारी कमियां हैं, क्या हम चाहते हैं, क्या हमारा टारगेट है, और बजट का एक बैकड्रॉप या बैकग्राउंड हमें दिखाता है। उससे आपने बिल्कुल सही कहा मनीष जी, मेरे जैसे अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट ये ऑलमोस्ट काफी हद तक मेकआउट कर लेते हैं कि बजट किस तरह का होने की संभावना है। काफी हद तक पता चल जाता है कि सरकार का
मूड क्या है, दिशा क्या है, दशा क्या है, और एक तरह से बजट का एक प्रीव्यू या ट्रेलर काफी हद तक दिख जाता है। यू हैव आस्क्ड द वेरी राइट क्वेश्चन। जैसे इस बार आर्थिक सर्वे में एक बात कही गई है कि कुछ ना कुछ फिस्कल स्पेस है, यानी सरकार के पास मौका है कुछ टैक्स कंसेशन या और चीजें देने का, तो वो काफी हद तक जो है क्लैरिटी दे देता है कि सरकार का मूड क्या है, सरकार किस तरह की अप्रोच चाहती है। उसके अलावा जीडीपी ग्रोथ आर्थिक सर्वे ने दिखा दी है कि अगले साल की 8 से 8.5% जीडीपी ग्रोथ होने की संभावना है, यानी कि वो क्लियरली दिखा रहा है कि सरकार का मूड अपबीट है। सरकार ये क्लियरली बता रही है कि नेक्स्ट ईयर भी इंडिया इज गोइंग टू बी परहैप्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंगस्ट मेजर इकोनॉमीज, वो चीज क्लियर कर रही है। उसके अलावा एक क्लैरिटी और आ रही है, एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, सर्विसेज में हम नहीं परफॉर्म कर पाए लॉकडाउन के कारण, वो चीज रही है, लेकिन फॉरेक्स फ्रंट पे सरकार को अच्छी कामयाबी मिली है। अब सबसे इसमें जो है इंडिकेशन हमारे लिए जो आ रही है, फिस्कल स्पेस है कुछ करने के लिए। अब इससे जो टेक अवेज हमारे लिए निकल रहे हैं, मेरा ये मानना है सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रिमूवल के लिए काफी बड़ी अनाउंसमेंट्स आने की संभावना है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मनीष जी पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार देश का, क्योंकि 2 साल यू हैव राइटली सेड, आपने बिल्कुल सही कहा है, 2 साल का जो कोरोना कॉज रिसेशन है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देश में बहुत ज्यादा हो गई है और देश में इस समय एक इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है। तो मेरे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मैसिव पैकेज आने की संभावना है। दूसरा मुझे लगता है इन्फ्लेशन रिडक्शन। अब इन्फ्लेशन रिडक्शन को भी प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन ने भी पिछले साल बहुत परेशान किया है। WPI इन्फ्लेशन 12%, 13% बहुत हाई रही है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हाई रहे हैं। अब आम आदमी के एग्जांपल से देखा जाए तो पहले घर पे सब्जी लाना, क्योंकि डीजल महंगा था, सब्जी घर पे महंगी आती थी, फिर वो सब्जी LPG या कुकिंग गैस पे पकती थी, वो महंगी थी, फिर सरसों के तेल में बनती थी, वो महंगी थी, तो वो अल्टीमेटली सब्जी बहुत महंगी हो जाती थी। तो इसलिए इन्फ्लेशन को लेकर भी रिलीफ आने की उम्मीद है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashmindal.in का मानना है, मुझे ये संभावना लग रही है कि पेट्रोल और डीजल पे मैसिव एक्साइज कट आ सकता है, ऐसी एक संभावना मुझे लग रही है। उसके अलावा जो संभावनाएं लग रही हैं पर्सनल इनकम टैक्स को लेके, जो एग्जम्पशन लिमिट है, जिसे आम भाषा में हम स्लैब कह देते हैं, हालांकि स्लैब सही शब्द नहीं है, जो एग्जम्पशन लिमिट है वहां 1.5 लाख तक बढ़ने की संभावना या पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। उसके अलावा वर्क फ्रॉम होम हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता जा रहा है, क्योंकि उसमें लोगों की इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, इंटरनेट लगता है, फर्नीचर लगता है, तो वहां 50,000 के आसपास एडिशनल एग्जम्पशन आने की जो है संभावना लगती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हर वेतनभोगी को, सैलरीड क्लास को जो बहुत प्रिय होती है, क्योंकि सैलरीड क्लास स्ट्रेस में रही है, कई जगह रिट्रेंचमेंट हुई है, इंक्रीमेंट्स बहुत कम हुए या हुए ही नहीं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी 30 से 40,000 की एग्जम्पशन की पॉसिबिलिटी मुझे और मिलती हुई लग रही है। उसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस, इस सरकार का नारा है हाउसिंग फॉर एवरीवन, तो हाउसिंग फाइनेंस की प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट पे 1-1 लाख रुपए की एग्जम्पशन, ATC और इंटरेस्ट कंपोनेंट पे भी 1 लाख की एग्जम्पशन और आती हुई मुझे लग रही है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे अन्नदाताओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, PM किसान निधि में भी मुझे एक संभावना लग रही है कि वहां भी 40% के आसपास एलोकेशन बढ़ सकती है। उसके अलावा जो है स्टार्टअप्स के लिए भी एक्सपेक्टेशन है कि टैक्स बेनिफिट्स होंगे। और एक जो चीज लग रही है मुझे, क्योंकि सरकार को जो है सबको सौगातें देनी है और सरकार के पास उतने लड्डू पेड़े, देसी भाषा में कहूंगा, नहीं है कि लोगों को दे पाए, तो उसके लिए एक पॉसिबिलिटी और मुझे लग रही है कि सुपर रिच टैक्स इंपोज किया जाएगा, क्योंकि पुअर रिच के बीच में गैप हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रहा है। तो जो ज्यादा अमीर लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उनके ऊपर सुपर रिच टैक्स आने की संभावना है। इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है। आकाश जी, मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। मेरे मन की एक जिज्ञासा है, आपने एक सुपर रिच टैक्स की बात की है। जी हाँ, आपको लाखों करोड़ों दर्शक और इस समय इंडिया का सवाल जो देख रहे हैं दर्शकों से मैं आग्रह करता हूं कि अगले आधे घंटे आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपके हित की बात, आपके जेब की बात, कल जब देश का बजट, वित्तीय बजट आएगा तो आखिर आपकी जेब में क्या गया,
या आपकी जेब से निकल गया, इसकी जानकारी, यानी कि ये कल का प्रोमो है अगर हम टीवी की भाषा में बात करें, जैसा कि ट्रेलर की बात आकाश जी ने की। आकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो सुपर रिच टैक्स की आप बात कर रहे हैं, ये आप बात कर रहे हैं कि वो जो सीमा है, वो जो खाई है हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच, हो सकता है सरकार ये टैक्स लगाकर इसको पाटने की कोशिश करे, ये कहना चाह रहे हैं आप? You have used a very nice word. Rather, you have given me a very good word. खाई. खाई is an appropriate word. बिल्कुल. अमीर और गरीब के बीच में खाई थी जो कोरोना ने और बढ़ा दी, क्योंकि जो गरीब आदमी था, मेरा वो भाई जो डेली रिक्शा चला के या समोसे बेच के 500 रुपए कमाता था, वो उसके लिए लॉकडाउन एक अभिशाप था, क्योंकि वो डेली कमा के खाता था। अब उसकी डेली की कमाई हो नहीं रही थी, पुरानी जो थोड़ी बहुत बचत थी उसकी वो खत्म हो गई थी या उसे उधार लेना पड़ा था, तो वो गरीब और गरीब हो गया, जबकि अमीर और अमीर हो गया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट लॉकडाउन के बाद भी बढ़ती गई है, रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ते गए हैं। तो यू हैव यूज्ड अ वेरी एप्ट वर्ड, खाई। दैट्स द राइट वर्ड टू बी यूज्ड। वो जो खाई है वो कहीं ना कहीं देश को तकलीफ पहुंचा रही है, और उस खाई को भरने की मुझे लगता है कोशिश की जाएगी और जरूरत भी है। क्योंकि देखिए, जब सरकार ने सबको सौंप देनी है, सबको उम्मीदें हैं, सबको लड्डू पेड़े रेवड़ियां बांटने हैं, और हम सब जानते हैं सरकार के पास भी उतना पैसा नहीं है, क्योंकि कोरोना में सरकार की बैलेंस शीट पे भी इंपैक्ट आया है, तो कहीं से लिया जाएगा, कहीं दिया जाएगा। तो वो सुपर रिच टैक्स जो है मेरे हिसाब से लगाना बनता भी है, और मुझे संभावना लगती है कि सुपर रिच टैक्स लगाया जाएगा, जिससे कि जो है गरीब भाई बहनों की मदद की जाएगी, चाहे हमारे बीपीएल वर्ग के लोग हों, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, उनकी कुछ मदद की जाएगी। और वैसे भी सरकार जो है हमारे गरीब भाइयों को अनाज दे रही है फ्री। उसके अलावा कोरोना की एक वैक्सीनेशन ड्राइव रही है हर एक के लिए, उसमें भी सरकार का खर्चा हुआ है। और दूसरा, यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में बात हुई है एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट की पॉजिटिव वे में, तो उससे मुझे लग रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट का भी मेजर एजेंडा कल दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से पैसा तो आना चाहिए सारे रिलीफ के कामों के लिए। कहीं ना कहीं से पैसा आएगा तभी जाके हर तरह के रिलीफ के काम जो है होने की संभावना है। उसके अलावा एक और चीज रह जाती है, स्टार्टअप्स की बात आज भी की गई है, और स्टार्टअप जो है देश की इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते जा रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर भी उनका काफी रोल है। तो मुझे लगता है स्टार्टअप्स के ऊपर भी टैक्स इंसेंटिव्स या टॉप्स आने की जो है काफी हद तक उम्मीद है, संभावना लगती है। जी आकाश जी, मुझे जानकारी है कि आपको 5:25 पर कहीं और जाना है। अनुज यात्रे जी और राहुल जी, आप लोग बने रहें, क्योंकि एक अर्थशास्त्री आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। मेरे दो छोटे सवाल है आकाश जी। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, जी हाँ, जो कि होते हैं, वो पद एक महीना लगभग खाली रहा है दिसंबर के बाद। अब ऐसी सूरत में ये एक टीम ने मिलकर ये पूरा आर्थिक सर्वेक्षण किया है। आर्थिक सलाहकार, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, अभी कुछ ही दिन पहले आए हैं, नागेश जी। तो मेरा आपसे ये सवाल है, एक तो ये जो तैयार किया गया है, ये पूरा एक टीम ने तैयार किया है, हालांकि सरकार का पूरा प्रभाव और इसमें वर्चस्व तो होता ही है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ऐन चुनाव के सामने 5 राज्यों के चुनाव है, और आपको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का भी चुनाव है। ऐसे में लोक लुभावन कुछ ऐसी बातें इस बजट में झलक उसकी दिख सकती है। बहुत सही आपने प्रश्न पूछा, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। बिल्कुल, देखिए, मेरे हिसाब से इस बार इलेक्शन ओरिएंटेड बजट होने की संभावना है, और इस बार कितना फिनोमिनल और आइकॉनिक इलेक्शन है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मनीष जी, आप अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है जो इलेक्शन के इश्यूज हैं, अब इलेक्शन के अंदर जो ऑपोजिशन है कौन से इकोनॉमिक इश्यूज को उठा रही है? ऑपोजिशन उठा रही है, बार बार ये कह रही है कि इन्फ्लेशन के मुद्दे की बात करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे पहले सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेगी, लोगों को रोजगार देने की बात करेगी। अभी हमने देखा रोजगार के लिए एक जो है रेलवेज के लिए किस तरह का जो है हमने एक्टिविटी होती देखी। मैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी काफी कवरेज आ चुकी है। तो रोजगार के ऊपर काफी बोला जाएगा। और एक और चीज, रोजगार देने के साथ साथ मुझे एक और संभावना लगती है, शायद एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, एक बेरोजगारी भत्ता भी आ जाए, शायद वो संभावना भी हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इस समय बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। दूसरा बड़ा इश्यू बना हुआ है जिसपे सरकार को घेरा गया है पिछले साल, वो है पेट्रोल डीजल, सरसों का तेल, कुकिंग गैस।
तो कहीं ना कहीं महंगाई पे तेल, चाहे कुकिंग गैस हो, चाहे जो है पेट्रोल डीजल हो, चाहे आपका जो है सरसों का तेल हो, उसने महंगाई को बहुत बढ़ाया है। तो वहां भी रिलीफ आने की संभावना लगती है। तीसरा मुद्दा जो चल रहा है वो हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता का है। हम सबको पता है, हम लोगों ने अनलिमिटेड शोज किए थे उसके ऊपर, किसान भाइयों को जब एजिटेशन चल रहा था। तो मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे अन्नदाता को खुश करने के लिए पीएम किसान निधि को भी जो है कुछ हद तक बढ़ाया जाएगा। और चौथी आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, क्योंकि अब यंगस्टर्स को एम्प्लॉयमेंट देनी है। आप जानते हैं मनीष जी, आप वेटरन जर्नलिस्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा फील्ड है जो मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी एक्सपेंडिचर मुझे आता हुआ लग रहा है। वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस सरकार का फेवरेट विषय है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर आता है तो चाहे मेरा मजदूर भाई हो, चाहे मिस्त्री हो, लकड़ी का मिस्त्री हो, प्लम्बर हो, पेंटर हो, जी आकाश जी, माइक्रो लेवल पर समीक्षा के बाद ही आर्थिक सर्वे आता है। आपके टीवी स्क्रीन पर एक खास मेहमान, जी हाँ, डॉक्टर जगदीश शेट्टीगार। जी हाँ, आप अटल बिहारी सरकार के आप आर्थिक सलाहकार रहे हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के साथ आपने काम किया है और इसके साथ साथ आज न्यूज इंडिया पर, जी हाँ, एक ऐसे अर्थशास्त्री जिनकी लेखनी, जिनके विचार देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा मजबूती देते रहते हैं, ऐसे डॉक्टर जगदीश शेट्टीगार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शेट्टीगार, आपका स्वागत है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार डॉक्टर शेट्टीगार और आर्थिक सर्वेक्षण पर उनकी राय के साथ साथ अनुज अत्रे और राहुल लाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। कहीं मत जाइए, जी हाँ, कल बजट आने वाला है। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर जगदीश शेट्टीगार। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आप आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। आज भी देश के बड़े बड़े संस्थानों में जाकर आप अपने अर्थशास्त्र को लेकर, अर्थशास्त्र के ज्ञान को लेकर आप बच्चों में और खासकर विद्यार्थियों में इसका संचार करते हैं। डॉक्टर शेट्टीगार, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज आर्थिक सर्वेक्षण, जी हाँ, कोविड-19 के 2 साल के इस विभीषिका के बाद तीसरा ऐसा बजट जो कि निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगी। आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। डॉक्टर शेट्टीगार, देखिए, जहां तक आर्थिक समीक्षा में जो बता रहा है 8 से 8.3 तक जो विकास करने का उम्मीद है, एक अच्छा विकास का दर है। चाहे जब शुरुआत में हमें उम्मीद था लगभग 9.5% का विकास हो सकता है, मगर उसका बदले में अभी सिर्फ 8 से 8.3 का उम्मीद रह रहा है। मगर बाकी देश का तुलना में, क्योंकि दुनिया में अभी लगभग 113 देशों में आर्थिक संकट चल रहा है, तो उसका मुताबिक विकास का दर है बाकी देशों से काफ़ी अच्छा है। मगर उसको चुनौती के तरह से देखा जाएगा तो जो प्री पेंडेमिक में देखा जाए तो, क्योंकि पिछले साल लगभग 7.3% का कटौती हुआ था। इसका मतलब जो उसका पिछले साल को कंपेयर करेंगे तो नेट ग्रोथ सिर्फ 1% होगा, क्योंकि 8.3 मिलेगा तो भी उसमें 7.3 कटेगा तो सिर्फ नेट ग्रोथ 1% है। तो मगर फिर भी सरकार अपना तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है, तो विकास के लिए कई कदम उठेगा। मगर इसका साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि सरकार के सामने काफ़ी चुनौती भी है, चाहे ज़्यादातर से बाहर का। एक तो तेल का जो कीमत बढ़ रहा है तेजी से, वो बहुत बड़ा एक चुनौती है। इसका अलावा अभी जो फेडरल रिजर्व पिछले 1 साल में जो इंडिकेट दे रहा है, उनका जो पॉलिसी में चेंज हो रहा है, उसका बुरा असर ना सिर्फ हमारा मार्केट, इसका अलावा रुपये का मूल्य के पर भी हो जाएगा। और इसका साथ साथ जो विदेशी निवेशक है
वो लोग इसमें मार्केट में विड्रॉ करेंगे तो वो एक दो सबसे बड़ा चुनौती है। और इसका अलावा हमें ये भी ध्यान में रखने में, दुनिया में ऐसे कोई देश नहीं है अपना टर्म का आखिरी 2 साल में बड़ा एक आर्थिक सुधार का मेजर लेने का स्थिति में कोई देश करते नहीं है। तो वो भी सरकार के सामने बहुत बड़ा एक लिमिटेशन है। तो ये ध्यान में रख के, और दूसरा तरह से ये बजट इस समय आ रहा है जब चुनाव प्रक्रिया चल रहा है, उसमें भी एक बड़े राज्य में चुनाव चल रहा है, तो एक एडिशनल एक लिमिटेशन में ये सारा ध्यान में रख के मुझे लगता नहीं है कोई बहुत बड़ा आर्थिक सुधार का तरफ से सरकार बढ़ सकती है। मगर इसका बावजूद जहाँ तक विकास के लिए क्यों ज़रूरत है, जहाँ तक आम आदमी का सहूलियत के लिए ज़रूरत है, उसमें भी कमज़ोर वर्ग का हित में जो ज़रूरत है उस कदम को सरकार जरूरी लेगी, ऐसे मैं समझता हूँ। बाकी सुधार के बारे में मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जो आर्थिक विकास के लिए ज़रूरत है ऐसे कुछ सुधार करने का स्थिति में सरकार, जैसे मैंने कहा, नॉर्मल साल होता भी तब भी नहीं ले सकते। और ये तो इस बजट तो चुनाव के बीच में आ रहा है, तो इसलिए मैं आर्थिक सुधार के बारे में बहुत बड़ा कदम ले सकती है, ऐसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जी डॉक्टर शेट्टीगार, आपने 2-3 बातें कही कि एक तो ये पॉपुलिस्ट हो सकता है क्योंकि सामने चुनाव है 5 राज्यों के, जी हाँ, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इन चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार ऐसा कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाएगी जिससे सरकार को नुकसान हो, ये एक बड़ी चुनौती भी है। दूसरा, आपने जो कहा डॉक्टर शेट्टीगार, जितना मैं समझ पाया, आप अर्थशास्त्री हैं, आप पूर्व सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के आप आर्थिक सलाहकार रहे हैं। डॉक्टर शेट्टीगार, एक सामान्य भाषा में आपको लाखों करोड़ों लोग इस समय सुन रहे हैं। जी हाँ, आपको सुनने वाला वो दर्शक ये जानना चाहता है कि बेरोजगारी, गरीबी, उसे तो उसकी थाली में अनाज चाहिए, रोटी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान को लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार कैसे कोशिश करेगी? संकट का दौर है, कोरोना संकट के दौर में आर्थिक संकट भी है, ऐसे में ये आर्थिक बजट आपको क्या लगता है डॉक्टर शेट्टीगार? देखिए, जहां तक गरीब से गरीब लोग हैं, इनको कोविड का तुरंत बाद सरकार में 3 महीने के लिए जो मुफ्त में धान्य बांटने का शुरुआत किया था, वो तो कंटिन्यू हो रहा है। अभी दिसंबर तक उन्होंने, सरकार ने कहा था। मुझे लगता है वो काम अभी भी आगे सरकार बरकरार रखेगी। जो उसमें कोई गरीब लोगों का बात आता है, उसमें कोई सरकार कम नहीं करेगी। और जहाँ तक हाउसिंग का है, उसमें भी कुछ कंसेशन दे सकते हैं, टैक्स कंसेशन दे सकते हैं। और बाकी जो है सरकार में देखिए कि इसमें दूसरा एक समस्या है, ये सिर्फ आर्थिक एक इकोनॉमिक थियरी हम बोलते हैं, उसको सिर्फ एक आंख बंद करके अप्लाई करके हम इस समस्या में बाहर आ सकते, ऐसे नहीं है। क्योंकि अभी जो मौजूदा समस्या है कोविड का वजह से, ये आम आदमी का बिहेवियर के ऊपर भी निर्भर होता है। ये नहीं है, नहीं तो सरकार का एक कोई है, देखिए अभी सब लोग बोलते हैं का मांग का कमी है, डिमांड, कंजम्पशन कम हो रहा है। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कई कदम उठा सकते हैं, मगर सवाल ये है, अगर सरकार कुछ कंसेशन दे दिए, वो तो कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी दे रहे है, आरबीआई भी दे रहा है, मगर क्या लोग बाहर आ सकते हैं? क्या खुल के बाहर नहीं आ सकते हैं? और मार्केट में जाने वाले का संख्या कम है। जब तक खुल के मार्केट में घूमेंगे नहीं है, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगा नहीं है। जब तक कंजम्पशन डिमांड नहीं बढ़ेगा, निवेशक है वो भी वेट एंड वॉच अप्रोच करेंगे। क्योंकि वो निवेश क्यों करेंगे? जब तक उसको ये गारंटी नहीं है उत्पादित
माल को बेच सकता है, उसका गारंटी नहीं है, तो निवेश क्यों निवेश करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट तब होती है जब वो डिमांड का गारंटी होते हैं, मगर डिमांड तब होती है लोग घर से बाहर जा सकते हैं, मार्केट में खुल के जाके जो जरूरत है वो खरीद सकते हैं। मगर अब एक लिमिटिंग फैक्टर है, जब आम तरह से हम लोग खरीदते हैं, ऑनलाइन में खरीदते हैं और बाहर चले जाए तो एक लिमिटेड कंजम्पशन होता है, ये एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। तो ये इसके लिए सुधार सिर्फ वैक्सीनेशन के ऊपर निर्भर होता है। अब जैसे लगभग 90% वैक्सीनेशन हुआ, अभी शायद और 3 महीने 5-6 महीने में वैक्सीनेशन का सिलसिला बढ़ेगा और उसमें थोड़ा प्रगति होने का बाद तब हो सकता है एक नॉर्मल सी आना जी। मतलब इधर आर्थिक थियरी है, उससे ज्यादा आम आदमी का बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के एक बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। अभी ह्यूमन बिहेवियर कैसे ठीक करना है वो सिर्फ मेडिकल इसमें हेल्थ केयर के ऊपर निर्भर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार इसका बारे में भी ज़्यादा बजट में हेल्थ केयर के ऊपर भी इस बार तो ज़्यादा ध्यान रखेगी। अभी तक पिछले कई सालों से जिस तरह से हम खर्च एक्सपेंडिचर करते थे हेल्थ केयर के ऊपर, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में इस बजट में एलोकेट होगा, क्योंकि हेल्थ केयर सबसे बड़ा इश्यू है। जी, बड़ा इश्यू है। डॉक्टर शेट्टीगार, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए, कुछ और सवालों के साथ मैं आपके पास आता हूं। सवाल कहना ठीक नहीं, केवल आपसे जानकारी चाहिए। जानकारी ये कि आखिर सरकार किस तरह से अपना लेखा जोखा, जी हां, कल निर्मला सीतारमण की पोटली से आम जनता के लिए क्या निकलेगा, इस पर आपकी राय लेंगे। हमारे साथ राहुल लाल। राहुल जी, चुनाव पर है ध्यान और जनता पर है मेहरबान, ऐसा हो सकता है बजट? डॉक्टर जगदीश शेट्टीगार की भी नजर में ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक? देखिए, जनता को लेकर अगर बजट में ध्यान हो तब तो बड़ा ही स्वागत योग्य स्थिति रहेगी, लेकिन देखिए 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी। यह सरकार को एक तरह से काफी अच्छा अर्थव्यवस्था के ऊपर कोरोना ने पर्देदारी करने का मौका दे दिया है। मेरी डिबेट चल रही है, हमें अभी भी याद है कि 2016-17 के प्रथम तिमाही में इसी सरकार में ग्रोथ रेट 9.2% था, लेकिन हमें अभी भी ध्यान में है कि उसके बाद से लगातार गिरते गिरते कोरोना काल के पहले ही हमारा ग्रोथ रेट 3% पहुंच चुका था। 3.2% आखिरी क्वार्टर में कोरोना काल से पहले की स्थिति में थी। आपको याद होगा कि अवस्थी जी की जो कोरोना काल से पहले ही जो उस समय जो बेरोजगारी के आंकड़े थे, जिसको 2019 के लोकसभा चुनाव में सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी, लोकसभा चुनाव के बाद मान लिया था कि देश में बेरोजगारी 45 वर्षों का रिकॉर्ड उसी समय तोड़ रहा था। तो अभी की स्थितियां हम लोग जान सकते हैं। देखिए, 2 महत्वपूर्ण पक्ष है इस समय, 2 बड़ी चुनौतियां मैं मानूंगा इस समय। एक तो कहीं बेरोजगारी का जो दर है वो लगातार अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो 7.9% यानी 7% से पिछले कई महीने से बना हुआ है। यहां तक कि शहरी बेरोजगारी दर वो जो है कि वो 9% के आसपास का बना हुआ है। और दूसरी स्थिति जो महंगाई की स्थिति है, चूंकि देखिए केवल बेरोजगारी हो तो हो, लेकिन जो एक तरह से महंगाई दर है वो हमारा खुदरा इन्फ्लेशन रेट वो 5.5% और थोक महंगाई दर जो है वो 13.5%। ये अब काफी अभूतपूर्व स्थिति, और इन दोनों के कॉम्बो से हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर कैसा बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो आप समझ सकते हैं। एक उदाहरण मैं दूं, जैसे सरकार ने आज आर्थिक समीक्षा में ये रखा है कि भाई अगले वर्ष वो मान के चल रहे हैं कि 8 से 8.3% तक का जो कि ग्रोथ रेट हो सकता है, लेकिन वो किस आंकड़े पे उन्होंने मान के रखा है कि वो जबकि कच्चे तेल के मूल्य $70 से $75 प्रति बैरल हो, लेकिन अभी इस समय वो $90 से $95 प्रति बैरल के हिसाब से अभी चल रहा है। तो अगर यही रेट अगले साल अगर पूरा का पूरा यही रेट अगर रह गया तो वो उस ग्रोथ रेट से भी पीछे रहेंगे हम लोग। तो 2-3 चीजें तो समझनी पड़ेगी कि देखिए सरकार को इस समय राजकोषीय घाटे की चिंता नहीं करनी चाहिए, और उनको देखिए आपको लोगों के परचेजिंग पावर कैपेसिटी में वृद्धि करनी पड़ेगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि देखिए फर्स्ट खंड में जब अभी आकाश जिंदल साहब थे तो वो कर रहे थे कि सुपर रिच सरचार्ज टाइप की बातें कर रहे थे। ये आवश्यक है। देखिए मैं एक आंकड़ा रख रहा हूं कि जो हमारा इनकम टैक्स है, पिछले 1 दशक में हम इनकम टैक्स से प्राप्त आय में 270% की वृद्धि हुई है, लेकिन अगर हम लोग देखें जो कारपोरेट टैक्स है, कारपोरेट टैक्स में केवल 70% की वृद्धि हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर जो खाई बन रही है
अमीर हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं। कारपोरेट को लगातार हम लोग देख रहे हैं कि राइट ऑफ करके, बैंकों में राइट ऑफ करके भी उनको छूट प्रदान की जा रही है। पिछले बार आपको याद होगा कि उस समय जब आरबीआई से सरकार ने पहली बार राशि ली थी, 1,45,000 करोड़ रुपया वो लिया गया था, लेकिन वो एक तरह से डिमांड साइड में ना खर्च करके उसको सप्लाई साइड में खर्च किया गया और उसको माना गया कि बड़ी कंपनियों को जब हम देंगे, उन कारपोरेट टैक्स में छूट के रूप में उन कंपनियों को दे दिया गया और यह माना गया कि उससे निवेश काफी बढ़ेगा। लेकिन अभी देखिए, जो पूर्व वित्त आर्थिक सलाहकार ने काफी अच्छा से कहा कि जब आपके यहाँ पे डिमांड नहीं रहेगा तो कोई निवेश एक्स्ट्रा क्यों करेगा, आपके यहाँ पे डिमांड की स्थितियों में ही कोई निवेश करेगा। ऐसे स्थिति में बहुत आवश्यक है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से डिमांड करूंगा कि जो टैक्स स्लैब है, जो टैक्स छूट है, वो सामान्य जनता को मिले, कम से कम उस माध्यम से भी उनके पॉकेट में कुछ पैसे बचेंगे, वो खर्च करेगा। वो राहुल जी, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो बाजार बेहतर होगा। डॉक्टर शेट्टीगार ने रोजगार का सृजन भी होगा। जी, डॉक्टर शेट्टीगार ने भी यही कहा। हमारे बीच आज एक ऐसे मेहमान हैं, एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्थिक सलाहकार के रूप में रह चुके डॉक्टर जगदीश शेट्टीगार। डॉक्टर साहब, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ एक और पैनलिस्ट अनुज आत्रे हमारे साथ है। अनुज जी, डॉक्टर शेट्टीगार के मुताबिक उनका ये मानना है कि सरकार आर्थिक सुधार के लिए कोई ऐसे कठोर कदम नहीं उठाएगी। बड़ी चुनौती जरूर है, बहुत बड़ी चुनौती है। जी हाँ, कोरोना संकट के सामने आर्थिक संकट से निपटना कोई आसान काम नहीं। ऐसे में चुनाव को ध्यान में रखकर जनता पर मेहरबान हो सकता है ये बजट। नहीं, देखिए, इसमें ये कहना मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि सरकार कठोर कदम नहीं उठा रही है। निश्चित तौर पे ये सरकार बीते 7 वर्षों से इस देश की आम जनता, इस देश की गरीब जनता को किस तरह से उनको तबाह किया जाए, उनको आर्थिक रूप से कैसे उनकी कमर तोड़ी जाए, उसके लिए बहुत कठोर कदम उठा चुकी है। और लगातार सरकार से जनता को उम्मीद नहीं है कि अब ये कोई भी ऐसा कदम उठाए कि जिससे जनता को राहत हो। हाँ, ये अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किस तरह से नीति बनाई जाए, उसको लेकर के सरकार लगातार गंभीर रहती है। तमाम इनकी योजनाएं ऐसी आई हैं कि जिससे इनकी पूंजीपति मित्रों की देखिए कैसे आमदनी ऊपर घटी। कोरोना काल का तो एक बहाना है कि कोरोना काल की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था लेकिन अनुज जी, आकाश जिंदल जो डॉक्टर शेट्टीगार के पहले अर्थशास्त्री के रूप में हमारे साथ इस पैनल पर मौजूद थे, उन्होंने कहा है सरकार ये भी सोच सकती है एक सुपर रिच टैक्स लागू किया जाए। तो आप एकदम एक तरफा बात न कहें, क्योंकि इस समय पैनल में एक विश्लेषक है और दूसरे आर्थिक सलाहकार हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ऐसा मैदान मिल रहा है अनुज जी कि जहां खुल्लम खुल्ला फर्रुखाबादी बॉल आ रही है और बैट करिए, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं मनीष जी, ऐसा नहीं है। देखिए, शेट्टीगार जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, राहुल लाल जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली है। मैं उन्हीं की ही बात को लेकर के कह रहा हूं कि जनता को उम्मीद नहीं है इस बजट से, किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है कि जनता के लिए कोई राहत के कदम उठाए जाए, क्योंकि सरकार की जो सबसे बड़ी जो दो दिन है इस देश को लेकर के जो रही है 7 सालों में, वो ये है कि एक तो इन्होंने महंगाई चरम सीमा पर पहुंचाई है और गरीबी को और गरीब किया है, और सबसे बड़ी बात बेरोजगारी जितनी सरकार ने बढ़ाई है बीते 45 वर्षों में नहीं बढ़ी है। ये तो सब लोगों ने, पूरे देश ने देखा, एनएसएसओ की रिपोर्ट आई है। अभी जिस तरह से ये कोविड की अगर हम बात छोड़ दें तो बीते 4 वर्षों की अगर बात करें तो 4 वर्षों में जो बेरोजगारी बढ़ी है, 4.27 करोड़ बेरोजगार इस देश में बढ़े हैं। ये 4 साल पहले के आंकड़े हैं, जिसमें 3.18 करोड़ अनएम्प्लॉयड जो हुए हैं, ये इसी साल सितंबर 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 में हुए, जबकि कोई लॉकडाउन नहीं था। कोरोना लॉकडाउन हट चुका था, स्थितियां सामान्य हो चुकी थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन सरकार लगातार जो युवाओं को, जिन युवाओं से इन्होंने वोट मांगा था, जिन युवाओं को इन्होंने सपने दिखाए थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा किया था, वो देना तो दूर, जितने कांग्रेस के जमाने में बेरोजगारी थी उसको इन्होंने और बढ़ा करके काम कर दिया है। देखिए, महंगाई की अगर मैं बात करूं तो महंगाई जिस तरह से इन्होंने पेट्रोल और डीजल, अकेले पेट्रोल और डीजल में इन 7 सालों में 24 लाख करोड़ रुपए सरकार ने एकत्रित किए हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। अगर कांग्रेस के टाइम की जो कांग्रेस यूपीए सरकार के जिस समय एक्साइज पेट्रोल डीजल पे था, अगर आज वही लागू कर दिया जाता तो आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कम से कम 25 से 30 रुपए की कटौती हम देख सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने लगातार जैसे जैसे कच्चे तेल के दाम बढ़े, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके अपनी जेब अनुज जी, महंगाई कोई आज की बात नहीं, बेरोजगारी कोई आज की बात नहीं। महंगाई डायन खाए जाते, ये गाना आपकी सरकार के दौरान ही बना था।
मैं आऊंगा लेकिन अनुज अब जी तो आपके महंगाई इनका घर जमाई बन गई है। मनीष जी, निश्चित तौर पे अनुज महंगाई जी- डायन का गाना भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन वही महंगाई डायन को इन्होंने अपना घर जमाई बना दिया। अनुज जी आता हूं आपके पास। डॉक्टर शेट्टीगार हमारे बीच है। डॉक्टर शेट्टीगार, मेरा सवाल आपसे है, गरीबी, बेरोजगारी और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, विकास की बात होती है, लेकिन इस कोविड-19 ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप किया है। आपके पहले डॉक्टर शेट्टीगार, आकाश जिंदल जो कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम को लेकर सरकार कुछ एग्जेम्पशंस लेकर आ सकती है। डॉक्टर शेट्टीगार, आपके इकोनॉमिक कार्यकाल में जो आपके अर्थशास्त्र को लेकर अध्ययन रहा है, उसमें कोविड-19 के मद्देनजर जो नई नई बातें सामने आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और आर्थिक सलाहकारों के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से एक नई रणनीति और नीति बनाई जाए। आपने सही कहा, जो कोविड का बाद जो रणनीति करना अपनाना है, ये बाकी सालों से अलग होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, पहले तो सिर्फ एक आर्थिक नीति को लगाते थे, मगर सिर्फ आप इकोनॉमिक थियरी अप्लाई करके हम आर्थिक सुधार नहीं कर सकते। एक ह्यूमन बिहेवियर का एस्पेक्ट भी है, क्योंकि लोगों का बिहेवियर या उसको कंज्यूमर बिहेवियर कहिए, मैं कहता हूँ ऐसे ह्यूमन बिहेवियर है, वो जरूरत है। चाहे आप ग्राहक के नाते, ना आप फैक्ट्री में या चाहे ऑफिस में काम करते, वहाँ भी जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री में पहले तो 3 शिफ्ट होता था, अभी तो 3 शिफ्ट कहीं भी नहीं हो रहा है, वहाँ तो लिमिट किया। इसके अलावा 50% फैक्ट्री से तो चलता है, चाहे बॉम्बे और बाकी जगह में फैक्ट्री तो काम कर रहा है, मगर 50% वर्कफोर्स, ऑफिस में भी 50% काम। देखिए, सप्लाई साइड में भी कटौती है और डिमांड साइड में भी लोग बाहर नहीं जाते। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, ये कोई ये इकोनॉमिक थियरी नहीं करने। हाँ हाँ जी, डॉक्टर शेट्टीगार अपनी बात रखें। और दूसरा है कि और दूसरा ये है, देखिए, विकास का मतलब सिर्फ ये जरूरी है, हमने निर्यात के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं होते, मगर फिर भी हमारा आर्थिक विकास का लगभग 16% बाहर का मार्केट के ऊपर निर्भर होता है। अब बाहर का मार्केट मतलब सारा दुनिया कोविड में निपट रहा है, लगभग 113 देश आर्थिक क्राइसिस में चल रहा है। जब 113 देश आर्थिक क्राइसिस में चल रहा है, अपना माल निर्यात करके कौन खरीदेगा? तो वहां तो निर्यात भी कटौती है, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा सामने चुनौती है ये। और दूसरा है, उन्होंने कहा तेल का कीमत बढ़ रहा है। तेल का कीमत क्यों बढ़ रहा है? ये तो एक तेल बेचने वाले के उनका एक कार्टेल है, ओपेक बोलते हैं, उसमें भी एक देश का कंट्रोल है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में जो आर्थिक क्राइसिस चल रहा है, उसको सुधार करने के लिए उन्होंने दबाव डाल रहे हैं बाकी तेल बेचने वाले को, कीमत बढ़ाइए। उन्होंने स्ट्रैटेजी ऐसे बना रहा है, वो कीमत बढ़ा रहा है, तो वो ये उसको ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा उसको एक काउंटर स्ट्रैटेजी हो सकता है, इसका बारे में सोच रहा है भारत, चीन और बाकी देश सोच रहे हैं। जैसे हो तेल बेचने वाले का कार्टेल है, इसी तरह से तेल खरीदने वाले का भी कार्टेल हो सकता है क्या है, मगर उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। नहीं तो वो उसका, और जब तक तेल इधर आते वक्त, ये सिर्फ तेल का कीमत नहीं है, तेल की कीमत का अलावा रुपये का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसका भी असर पड़ता है। और कई बार तो लोग ये पूछते हैं, वहाँ इतना बढ़ाया, हमने उससे ज़्यादा बढ़ाया इसलिए जब डॉलर को कन्वर्ट करते वक्त तो रुपये का मामले हमें तरफ से वो ज़्यादा होगा। वो इसलिए जब हम बोलते हैं रुपये का मौल्य कम हुआ, जो रेट ऑफ एक्सचेंज में डिप्रिसिएशन होता है, तब ये समस्या होता है। ये नहीं है सिर्फ बाहर का तेल का एक कीमत, इसका अलावा रेट ऑफ एक्सचेंज का 2 फैक्टर उधर तक इफेक्ट होता है। ये सही है, आम आदमी को इसको समझाना मुश्किल है, इसीलिए ये भी आसान से लोग भड़काते हैं, ये अलग बात है।
और दूसरा तरफ से ये ना स्टेट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक तरह से टैक्स कलेक्ट करता है और उसमें भी और सारा पार्टी से एग्री करेंगे तो, क्योंकि आज की स्थिति में उसमें जो मैंने पेट्रोल का कीमत कौन सा है वो तो कंपनी तैयार करता है। अगर उसको एक ही तरीका है, उसको जीएसटी में लाओ, और जीएसटी में लाना है तो ये सिर्फ सेंटर का हाथ में नहीं है, ये तो सारा स्टेट से एग्री करना पड़ेगा, सारा पार्टी से एग्री करना पड़ेगा। ये नहीं है सिर्फ उधर तो फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ जीएसटी काउंसिल में चेयरमैन में, और वहां डिसीजन होता है कॉन्सेंसस बेसिस में होता है, नॉट इवन मेजॉरिटी बेसिस में। ये ठीक है, बीजेपी के साथ कई स्टेट्स है, मगर इसका अलावा बाकी स्टेट से कांग्रेस और बीजेपी कम्युनिस्ट स्टेट्स भी है। अगर वो सारा एग्री करेंगे तो जीएसटी का अंदर ला सकते हैं। जीएसटी के अंदर लाएगा तो कम से कम तो 30 रुपए कम होगा। क्या ये सारा पार्टी से एग्री हो जाएगा इसको जीएसटी के अंदर लाने के लिए? डॉक्टर शेट्टी वो एग्री नहीं होगा, क्योंकि उसका बदले में उसको लगे। जी डॉक्टर शेट्टीगार, जीएसटी काउंसिल अपने आप में कई राज्यों में, खासकर विपक्ष के राज्यों में बखेड़े का विषय बन जाता है। हमारे साथ राहुल लाल, लास्ट कमेंट आपका और फिर मुझे अनुज अत्रे जी का लेना है। डॉक्टर शेट्टीगार ने सरल और सहज भाषा में आखिर आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, क्या होता है सर्वे, कैसी होती है समीक्षा, इसका लेखा जोखा डॉक्टर शेट्टीगार ने सरल भाषा में आम दर्शक के लिए समझाने की कोशिश की। हालांकि मैं समझ रहा था कि डॉक्टर शेट्टीगार को हिंदी में वो समझाने में थोड़ी तकलीफ जरूर हो रही थी, लेकिन डॉक्टर जगदीश आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सरल भाषा में समझाया। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल दिन भर न्यूज इंडिया पर भी लगातार आपका अपना बजट, जी हां बजट आया रे, सरल और सहज भाषा में आपको सुबह से लगातार बताया और समझाया जाएगा। राहुल लाल जी अपनी बात रखें तो अनुज अत्रे जी के पास लास्ट कमेंट के लिए जाऊं। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं, अगर प्रैक्टिकल फॉर्मेट में देखते हैं कि चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, चाहे अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, इस समय देखिए तेल के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। आप देखिए अब 10 मार्च के बाद मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वो आपको तेल के दाम फिर बढ़ते हुए दिखेंगे। तो स्पष्ट है कि सरकार कहीं न कहीं दबाव बनाती है उनके ऊपर। मैं कह रहा हूं कि देखिए जब तेल के दाम निगेटिव गए थे उस समय भी सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, तो आपको कम से कम ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने बिल्कुल गंभीर बात कही कि रुपया हमारा कमजोर हो रहा है, और हमें याद है माननीय प्रधानमंत्री जी का वो बयान जब वो कहते थे कि भाई रुपया और मनमोहन सिंह जी के उम्र में जो है कि कौन सा कंपटीशन चल रहा है। तो वो मापदंड उसको मजबूत रखने की जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर है। मैं एक चीज खाली कहूंगा कि 20 लाख करोड़ जैसा आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, लेकिन वो रियल में 20 लाख करोड़ का था नहीं, उसमें 8 करोड़ तो उस राशि को जोड़ दिया था जो बाजार में लिक्विड के लिए लाया गया था। तो सरकार को रियल में कल एक बूस्टर डोज। राहुल जी मुझे ऐसा लगता है कि आपके ये तमाम सुझाव अगर सरकार के अधिकारी इसे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो जरूर अगर कुछ कहीं प्रतियां बची होंगी जो कि बजट में शामिल की जा सके तो आपके ये सुझाव शायद जरूर वो ध्यान देंगे। अनुज अत्रे जी, बजट की वैक्सीन, जी हाँ कुछ ही घंटों की बात। वैक्सीन तो निश्चित तौर पे हम उम्मीद करेंगे कि इन 7 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया, जो 12 सालों में इन्होंने खुदरा की महंगाई बढ़ा दी है, जो महंगाई इन्होंने जो है 14.23 पर पहुंचा दी है, सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। तो ये इसमें कोरोना काल से कोई लेना नहीं है, पीछे 12 सालों की सबसे ज्यादा महंगाई। सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए कि इस देश की गरीब जनता, इस देश की मिडिल क्लास जो सबसे अधिक मात्रा में है, इस देश में जो आबादी है, उनके विषय में कुछ सोचे। जो चाय जिसको लेकर के मोदी जी ने अपनी ब्रांड इमेज बनाई थी, आज चाय का भी वो हालात हो गया। 2014 में जो चाय 110 रुपए किलो बिक रही थी, आज 500 रुपए। अनुज अत्रे जी, कल बजट के बाद हम चाहेंगे कि आप कल भी हमारे साथ मेहमान के रूप में रहें, क्योंकि हमने आर्थिक सर्वेक्षण पर आज चर्चा की। हमारे साथ डॉक्टर जगदीश शेट्टीगार, राहुल लाल जी और अनुज अत्रे, आप लोग जुड़े। और इंडिया का सवाल, जी हाँ बात सवाल तो जेब का भी है कि आखिर जेब में कल क्या क्या आएगा या जेब से निकल जाएगा, इसको लेकर इंडिया का सवाल और न्यूज इंडिया की रहेगी नजर। जी हाँ, कोरोना काल में न केवल मानवता अस्वस्थ हुई बल्कि अर्थव्यवस्था भी अस्वस्थ हुई। ऐसे में उम्मीद है कि स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए सरकार जरूर कुछ न कुछ ऐसा लाएगी जिससे आप और हम दोनों स्वस्थ रह सकें आर्थिक रूप से। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार, जी हां, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में 7 घंटे से आतंक बन चुका तेंदुआ आखिर पकड़ा गया, यानी कि जाल में आया। लेकर आएंगे रमन मंगई न्यूज इंडिया में, कहीं मत जाइएगा।